Hello everyone, welcome to the official channel of Samiksha Institute. Here, we will be providing you with all the latest information about various job vacancies and also videos related to various competitive exams. We hope you find our channel useful and help you in your studies. चलो आज हम आपकी कंप्यूटर की पहली क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले कंप्यूटर के बारे में कि कंप्यूटर होता क्या है। कंप्यूटर होता क्या है, तो सबसे पहले कंप्यूटर की डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन की बात करूं तो एक सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी, वन लाइन की। कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या होती है कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, तो कंप्यूटर की डेफिनेशन में केवल इतना ही रहेगा कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अगर हम इसको और समझना चाहते हैं या डीपली समझना चाहते हैं तो इसके बाद इसमें क्या होता है, इसकी प्रोसेस को ऐड कर दिया जाता है। आपको बुक्स में देखा होगा आपने कि जो डेफिनेशन है वो 3 से 4 लाइन की दी हुई है या और भी बड़ी दी हुई है। तो वो कैसे होता है कि ये डेफिनेशन हो गया, डेफिनेशन तो एक ही रहती है और यही डेफिनेशन है इसकी, इसके अलावा और कोई डेफिनेशन नहीं होती। इसके बाद में क्या होता है कि कंप्यूटर की जो प्रोसेस है कि कंप्यूटर वर्क कैसे करता है उसको इसमें ऐड कर दिया जाता है। कैसे, ये इनपुट, ये आपका हो गया सीपीयू और ये हो गया आपका आउटपुट। इसमें मैं एक और चीज ऐड कर देता हूँ, डिवाइस। ठीक है, यहाँ पे भी तो सबसे पहले हमारा क्या आता है, इनपुट। अब इनपुट को समझते हैं कि इनपुट होता क्या है। तो इनपुट क्या होता है, तो इनपुट की डेफिनेशन होती है कि यूजर के द्वारा कंप्यूटर को या सीपीयू को दिया गया इंस्ट्रक्शन, क्या निर्देश, क्या कहलाता है, इनपुट कहलाता है। क्लियर, तो यूजर के द्वारा कंप्यूटर को दिया गया इंस्ट्रक्शन क्या कहलाएगा, इनपुट कहलाएगा। अब ये इनपुट दिया किसके द्वारा जाता है, तो जिन डिवाइस के द्वारा ये इनपुट दिया जाता है वो डिवाइस कौन सी डिवाइस कहलाती है, इनपुट डिवाइस कहलाती है। क्लियर, अब इसके बाद चलते हैं आउटपुट के पास। तो आउटपुट में क्या है, सेम है जैसे ही कि जो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को यूजर के द्वारा दिया गया है उसका रिजल्ट क्या कहलाएगा, आउटपुट कहलाएगा। मतलब जहां पे हमें हमारे इनपुट का रिजल्ट मिलता है वो डिवाइस कौन सी डिवाइस कहलाती है, आउटपुट डिवाइस कहलाती है। क्लियर, तो ये इनपुट और इनपुट डिवाइस, और यहाँ पे हमने देखा आउटपुट और आउटपुट डिवाइस। अब हम बात करते हैं सीपीयू की। तो सीपीयू को क्या किया है मैंने, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला पार्ट है आपका एएलयू, दूसरा पार्ट है सीयू और तीसरा पार्ट है एमयू। तो सबसे पहले मैं इसकी फुल फॉर्म बता देता हूं। तो एएलयू की फुल फॉर्म होती है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। क्लियर, नेक्स्ट दिया हुआ है आपका सीयू। तो सीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, कंट्रोल यूनिट। इसके बाद आता है एमयू, एमयू का फुल फॉर्म होता है मेमोरी यूनिट। तो अब हम देखते हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को। तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को मैं क्या करता हूँ, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। कैसे, एक पार्ट हो जाएगा आपका अरिथमेटिक यूनिट और दूसरा पार्ट हो जाएगा आपका लॉजिकल यूनिट। तो अब अरिथमेटिक यूनिट क्या होता है और लॉजिकल यूनिट क्या होता है, इनको समझते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ एयू की, यानी अरिथमेटिक यूनिट की। तो अरिथमेटिक यूनिट यानी जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है वो काहे में होंगी, आपकी अरिथमेटिक यूनिट में होंगी, और जो लॉजिकल कैलकुलेशन होंगी वो कहाँ पे होंगी, आपके एलयू में, यानी लॉजिकल यूनिट में होंगी। क्लियर, अब क्या हुआ कि जैसे इनपुट, मान लो किसी यूजर ने या मैंने क्या किया, इनपुट दिया, काय के द्वारा, इनपुट डिवाइस के द्वारा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, इनपुट डिवाइस के द्वारा इनपुट दिया है। वो इनपुट था मान लो के। मैंने क्या किया, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, तो इनपुट डिवाइस के द्वारा मैंने के प्रेस किया और वो इनपुट कहाँ जाएगा, हमारे सीयू के पास जाएगा, यानी कंट्रोल यूनिट के पास जाएगा। तो कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है कि सबसे पहले तो ये इनपुट डिवाइस से यूजर के द्वारा जो भी हमें इनपुट दिया गया है उनको रिसीव करेगा। रिसीव करना, कंट्रोल करना, उसे रिसीव करेगा और रिसीव करने के बाद उसे भेजेगा जहां पे उसको जाना है। मतलब जिस यूनिट में वो सॉल्व होने वाला है उस यूनिट के पास उसको भेज देगा। क्लियर, तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि हमारा जो इनपुट है वो अरिथमेटिक है या लॉजिकल है। तो अगर अरिथमेटिक है तो अरिथमेटिक यूनिट के पास भेज दिया जाएगा, और अगर लॉजिकल है तो लॉजिकल यूनिट के पास भेज दिया जाएगा। क्लियर, तो अब क्या होगा
कि अब जब अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट में से जिसके पास भी वो जाएगा तो वहां पे वो सॉल्व होगा, और सॉल्व होने के बाद क्या होगा, वो आउटपुट हमें हमारी आउटपुट डिवाइस पर मिल जाएगा। यानी जो भी आउटपुट डिवाइस हम यूज कर रहे हैं लाइक ए मॉनिटर, क्लियर, तो मॉनिटर पर हमें उसका क्या हो जाएगा, आउटपुट मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि ये प्रोसेस कैसे होती है। तो इसके लिए हम जानते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया कि मैंने क्या किया कि इनपुट डिवाइस के द्वारा क्या किया, की प्रेस किया। अब वो की कहाँ पे जाएगा, हमारे सीपीयू के पास जाएगा, यानी कंट्रोल यूनिट के पास जाएगा। कंट्रोल यूनिट के पास गया तो कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, उसको रिसीव करेगा, और रिसीव करने के बाद उसको आगे ट्रांसफर कर देगा किसके पास, एयू के पास या एलयू के पास। लेकिन एयू और एलयू से पहले कंट्रोल यूनिट उसको समझेगा कैसे कि भाई ये जो क्वेश्चन आया है या ये जो काम करने का मुझे बोला गया है वो क्या काम है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा सीपीयू है उसको ना तो हिंदी लैंग्वेज समझ में आती है और ना ही इंग्लिश लैंग्वेज समझ में आती है। और यहाँ पे मैंने जो इनपुट दिया हुआ है वो कौन सी लैंग्वेज में दिया हुआ है, इंग्लिश लैंग्वेज में दिया हुआ है। तो अब क्या होगा कि जैसे इनपुट कंट्रोल यूनिट के पास आया तो कंट्रोल यूनिट क्या करेगा कि उस इनपुट को इंग्लिश से चेंज करेगा काय में, बाइनरी लैंग्वेज में। क्लियर। अब बाइनरी लैंग्वेज को समझने से पहले थोड़ा सा हम देखते हैं बाइनरी के बारे में। बाइनरी क्या होता है कि बाइनरी एक लैंग्वेज है जिसमें 0 और 1 दो डिजिट्स होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि बाइनरी लैंग्वेज में कितने डिजिट्स होते हैं, या बाइनरी लैंग्वेज के डिजिट्स हैं 0 1 1 2 3 4 और 4 5, कोई भी ऑप्शन मिल जाएंगे, वहां से हमें ये चीज देखनी है। अब हम आगे चलते हैं। तो क्या हुआ कि ये इंग्लिश से कन्वर्ट हो गया कहीं में बाइनरी लैंग्वेज में। तो जब बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा तो हमारे सिस्टम को ये समझ में आ जाएगा कि भाई यूजर ने हमें क्या काम करने का बोला है। क्लियर। अब यहाँ से क्या होगा कि जैसे ये इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे क्लियर हो गया, सॉल्व हो गया, तो सॉल्व होने के बाद कहाँ जाएगा, आउटपुट डिवाइस के पास जाएगा। लेकिन अगर इसी लैंग्वेज में वो काम पहुंच जाएगा, आउटपुट डिवाइस के पास पहुंच गया, तो ये हमारे लिए समझना मुश्किल हो जाएगा कि कंप्यूटर ने हमारे इनपुट का हमें क्या आउटपुट दे दिया है। तो वापस से यहाँ क्या होगा, बाइनरी लैंग्वेज का कन्वर्जन होगा काय में, जिस लैंग्वेज में हमने इनपुट दिया हुआ था उसी लैंग्वेज में, मतलब जिसमें हमने दिया था उसी लैंग्वेज में हमें हमारा आउटपुट मिल जाएगा। ये इनपुट हो गया और यहाँ पे आउटपुट हो गया। तो जिस लैंग्वेज में हमने इनपुट दिया उसी लैंग्वेज में हमें आउटपुट मिल गया। यानी ये क्या प्रोसेस हो गई, ये इंटरनल प्रोसेस हो गई काय की, आपके सीपीयू के अंदर। क्लियर। तो इसके बाद क्या होगा, ये आउटपुट हमें यहाँ पे मिल जाएगा। क्लियर। अब इसके बाद हम बात करते हैं कंपोनेंट्स की। कंपोनेंट्स की बात करूं तो कंप्यूटर के जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं। देखो यहाँ पे मैंने बताया कुछ कंपोनेंट्स आपको। सबसे पहले हमने यहाँ पे बात की काय की, सीपीयू की बात करी थी। तो सीपीयू आपका एक मेन कंपोनेंट हो गया काय का, कंप्यूटर का। नेक्स्ट बात करूं तो मैंने बोला था इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, चार ये नाम आपने देखे होंगे। सबसे पहले मॉनिटर, सुना है ये तीनों चारों नाम आप लोगों ने इससे पहले की क्लासेस में पढ़ा रखे हैं। माउस, कीबोर्ड और लास्ट होता है आपका सीपीयू। क्लियर। यहाँ पे भी मैं वही लिखने वाला हूँ। मैंने सबसे पहले सीपीयू को लिखा है क्योंकि मैं यहाँ पे बता चुका हूँ आपको सीपीयू के बारे में। मैंने यहाँ पे बोला था कि आउटपुट हमें कहाँ पे मिलता है, मॉनिटर पे मिलता है। यानी कि ये भी एक कंप्यूटर का क्या हो गया, कंपोनेंट्स हो गया। क्लियर। नेक्स्ट क्या है आपका, बचा क्या, माउस और कीबोर्ड। माउस और कीबोर्ड दोनों ही कैसी डिवाइस है, इनपुट डिवाइसेस है। तो मेन कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है, ऐसे कंपोनेंट्स जिनके बिना हम अपने कंप्यूटर को रन नहीं कर सकते। वो कंपोनेंट्स कौन से कंपोनेंट्स कहलाते हैं, मेन कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे मैंने जो चार नाम लिखे हुए हैं, सीपीयू, मॉनिटर, माउस और कीबोर्ड, अगर ये चारों चीजें आपके पास नहीं होंगी तो आप अपने कंप्यूटर को रन नहीं कर सकते हैं। इनमें से जैसे मान लो कि कीबोर्ड है और माउस है, इनको हम एक चीज पर भी यूज कर सकते हैं कि जैसे आपके पास अकेला माउस है या अकेला कीबोर्ड है तब भी आप
दोनों का काम कर सकते हो। लेकिन ये दोनों कंपोनेंट्स अगर आपके पास नहीं होंगे तो आप अपने कंप्यूटर को यूज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको ALU बता दिया, CU बता दिया। नेक्स्ट बात करते हैं हम मेमोरी यूनिट यानी MU की। तो MU मैंने बताया कि MU क्या होता है, मेमोरी यूनिट होता है। मेमोरी यूनिट का काम क्या होता है कि जैसे किसी यूजर ने इनपुट दिया, अब वो इनपुट सॉल्व होने के बाद हमें आउटपुट पर डिस्प्ले हो गया। डिस्प्ले होने के बाद क्या हुआ कि वो इंफॉर्मेशन हमारे लिए जरूरी थी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, उसको सेव करके रख दिया। क्लियर। तो वो जो डाटा सेव होगा, वो डाटा सेव कहाँ पे होगा, आपके मेमोरी यूनिट में होगा। तो मतलब मेमोरी यूनिट का काम क्या हो गया, जो भी हमें आउटपुट मिला हुआ है उस आउटपुट को सेव करने के लिए हम कौन सी यूनिट का यूज करते हैं, मेमोरी यूनिट का यूज करते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे ALU, CU और MU तीनों यूनिट बता चुका हूँ, प्लस इनपुट बता दिया मैंने आपको और आउटपुट बता दिया। तो बात कर रहे थे हम कंप्यूटर डेफिनेशन की। तो कंप्यूटर डेफिनेशन में मैंने बताया था कि एक ही लाइन की डेफिनेशन है यहाँ पे हमारे पास, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो इसके बाद में क्या करते हैं कि जो बुक्स वगैरह में आपको डेफिनेशन पढ़ने को मिलेगी तो वो कुछ नहीं करते, वो इनपुट, CPU और आउटपुट, इन तीनों के बीच की जो प्रोसेस मैंने आपको यहाँ पे बताई, बाइनरी कन्वर्जन बताया, कैसे इनपुट से इनपुट आपका जाएगा CPU के पास और फिर CU उसका क्या करेगा, ALU उसका क्या करेगा और आउटपुट पे पहुंचेगा तो आउटपुट के बाद MU में उसका क्या काम है। ये सारी प्रोसेस क्या कर देते हैं, वो ऐड कर देते हैं आपकी डेफिनेशन में और डेफिनेशन को बढ़ा देते हैं बस। और इसके अलावा इसका कोई यूज नहीं है क्योंकि डेफिनेशन केवल एक ही लाइन की होती है। चलो, अभी मैंने बताया था आपको क्या मेमोरी यूनिट के बारे में बताया था। तो मेमोरी यूनिट में क्या करते हैं हम, जो भी डाटा है हमारा उसको हम सेव करते हैं काय के बाद, आउटपुट मिलने के बाद, है ना। अब हम बात करते हैं केवल मेमोरी की। तो मेमोरी क्या होता है, तो मेमोरी की बात करूंगा तो मेमोरी में इतना बोलना सफिशिएंट है क्योंकि यहाँ पे हम देख चुके हैं कि मेमोरी यूनिट में क्या काम होता था, स्टोर करना डाटा को। वहां पे भी सेम काम होता है। क्या काम होता है, डाटा स्टोर करना, डाटा को स्टोर करना। क्लियर। तो ये स्टोर कैसे करते हैं, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि आपका आउटपुट जो था वो स्टोर कर दिया था काय में, मेमोरी यूनिट में, यानी आपके हार्ड डिस्क में या किसी पेन ड्राइव में या जहाँ पे भी आप उसको स्टोर करना चाहते हो उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर मेमोरी, कंप्यूटर में अगर मेमोरी की बात करूँ तो कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है, कंप्यूटर मेमोरी वही डेफिनेशन कि जहाँ पे हम अपने डाटा को रख सकते हैं, क्या कहलाता है वो पोर्शन, क्या कहलाता है, कंप्यूटर की मेमोरी कहलाता है। अब इसके टाइप्स की बात करूं तो कंप्यूटर मेमोरी के जो टाइप्स होते हैं वो 2 टाइप्स होते हैं, 1 और 2। पहला पोर्शन जो होता है आपका प्राइमरी मेमोरी और दूसरा होता है आपका सेकेंडरी मेमोरी। क्लियर। पहला हो गया आपका प्राइमरी मेमोरी और दूसरा हो गया आपका सेकेंडरी मेमोरी। ठीक। तो प्राइमरी मेमोरी को हम कई और नामों से भी जानते हैं और ऐसे ही सेकेंडरी मेमोरी को भी हम कई और नामों से जानते हैं। इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे जब हम मेमोरी टॉपिक अपना क्लियर करेंगे, मतलब शुरू से मेमोरी को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मैं केवल आपको एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ मेमोरी का। तो प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, तो प्राइमरी मेमोरी की डेफिनेशन कहती है कि ये वो मेमोरी होती है जिसमें हम डाटा को ऐड और रिमूव नहीं कर सकते। क्लियर। तो प्राइमरी मेमोरी क्या कहती है कि जो प्राइमरी मेमोरी है उसमें हम डाटा को ऐड और रिमूव नहीं कर सकते हैं। तो इसके एग्जांपल्स की बात करूं तो फिर प्राइमरी मेमोरी के एग्जांपल्स क्या क्या हैं, तो प्राइमरी मेमोरी के एग्जांपल्स में नंबर 1 रैम और नंबर 2 होता है आपका रोम। क्लियर। तो आप जानते हैं कि रैम और रोम क्या होता है। तो रैम की बात करूं तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। तो रोम का फुल फॉर्म हो गया आपका रीड ओनली मेमोरी। ये हो गया आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है। तो हम पहले रैम को स्टार्ट नहीं करते, पहले हम क्या को स्टार्ट करते हैं, रोम को स्टार्ट करते हैं। तो रोम के बारे में मैं आपको बता दूं
रोम का फुल फॉर्म मैं आपको बता चुका हूँ, डेफिनेशन वही से, इसमें हम डाटा को क्या नहीं कर सकते हैं, ऐड और रिमूव नहीं कर सकते हैं। कैसे? तो सबसे पहला टाइप हम देखते हैं रोम का, जिसका नाम होता है टी रोम। क्लियर? टी रोम का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। टी रोम का फुल फॉर्म क्या हो गया? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसमें क्या होता है कि इसमें एक बार जो डाटा स्टोर हो गया वही डाटा स्टोर रहता है, यानी परमानेंट डाटा स्टोर रहता है। क्लियर? तो हम इसमें ना तो डाटा को ऐड कर सकते हैं और ना ही रिमूव कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे भी आपको बता चुका हूँ, और रोम की डेफिनेशन में भी मैंने आपको यही बताया था कि इसमें हम डाटा को ऐड और रिमूव नहीं कर सकते। अगर बाई चांस हमसे कोई गलती हो जाती है डाटा को स्टोर करने में, तो उसको भी हम ऐड और रिमूव नहीं कर सकते। अगर हमसे कोई गलती हो गई तो वो हमारा जो रोम था वो क्या हो गया? वेस्ट हो गया, यानी बेकार हो गया, खराब हो गया। क्लियर? तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा? फिर दूसरा रोम फिर से उसमें सॉफ्टवेयर अपलोड करना पड़ेगा। मीन्स इसका मतलब क्या होगा कि इसको हम केवल एक ही बार यूज कर सकते हैं। मतलब एक बार अगर हमने इसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर डाल दिया तो हम उसके बाद उसको ना तो ऐड कर सकते हैं डाटा को और ना ही रिमूव कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर यानी कि डाटा। तो यहाँ पे अगर हमने कोई डाटा डाल दिया तो हम इसको ऐड और रिमूव नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा क्या? ईपी रोम। इसी का दूसरा टाइप है। देखो इनकी फुल फॉर्म याद रखने का एक शॉर्ट ट्रिक है कि जैसे यहाँ पे क्या है? पी रोम, तो आप केवल पी रोम की फुल फॉर्म याद कर लो और यही आपको सेम यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट में तीसरे की बात करूं, यानी डबल ईपी रोम, तो यही आपको यहाँ पे मिल गया पहला। दूसरा यहाँ पे आपको पी रोम मिला, ये पी रोम, ये ई का याद कर लो, तो यहाँ पे ईपी रोम ये भी आपको कॉमन मिल सकता है ना? तो यहाँ से आप इनकी डेफिनेशन को फुल फॉर्म को थोड़ा सा इजीली याद कर सकते हो। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ ईपी रोम की। तो ईपी रोम में क्या हुआ कि जो पी रोम था उसी को क्या किया गया? अपडेट किया गया, और अपडेट करने के बाद में ईपी रोम का इन्वेंशन हुआ। तो ईपी रोम की फैसिलिटी क्या थी? पहले इसका फुल फॉर्म देख लो। इसका फुल फॉर्म होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। देखो यहाँ पर सबसे पहला वर्ड जो हमें मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? ई का मतलब क्या बताया मैंने? इरेजेबल। इरेजेबल को हिंदी में बोलते हैं हम क्या? मिटाने योग्य। मिटाने योग्य। क्लियर? तो मिटाने योग्य तो मतलब इससे हमें समझ में आ रहा है कि इसके अंदर जो डाटा है हम उसको मिटा सकते हैं, यानी ऐड और रिमूव कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या हो गई? कंडीशन ये हो गई कि ये जो डाटा मिटेगा या इसमें जो डाटा ऐड होगा वो सबसे पहले हमें अल्ट्रा वायलेट रेस के द्वारा इस डाटा को मिटाना पड़ेगा, और उसी के बाद हम उसमें नया डाटा ऐड कर सकते हैं। क्लियर? उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? उसमें नया डाटा ऐड कर सकते हैं। तो मतलब यहाँ पे जो हमने मिटाया है वो काय के द्वारा मिटाया है? अल्ट्रा वायलेट रेस के द्वारा। तो ये आपको याद रखना है, प्लस फुल फॉर्म तो सारी याद रखनी है जितना भी है, क्योंकि फुल फॉर्म्स आपके एग्जाम में कई बार आते हैं। आपके एग्जाम में फुल फॉर्म्स हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हो गया शॉर्टकट। शॉर्टकट हो गया। तीसरा हो गया आपका एक्सटेंशन नेम। ये चीजें बार बार पूछी जाती हैं, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। जहां पे भी आपको फुल फॉर्म मिले, शॉर्ट फॉर्म मिले, आपको उसका फुल फॉर्म याद रखना है। ठीक है? तो यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ कि मिटाने योग्य। देखो अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन है। हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि यहाँ पे हम डाटा को क्या नहीं कर सकते? ऐड और रिमूव नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या बोला है कि इरेजेबल का मतलब होता है मिटाने योग्य। क्लियर? तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि मिटा सकते हैं, और यहाँ पे बोल रहा हूँ कि नहीं मिटा सकते हैं। तो इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये जो डेफिनेशन है वो कहाँ पे बनी थी? पी रोम पर बनी थी। और पी रोम क्या कहता है कि इसमें जो भी डाटा स्टोर है उसको हम ऐड और रिमूव नहीं कर सकते। क्लियर? ऐड और रिमूव नहीं कर सकते हैं। वैसे ही ये क्या है? इसका अपडेट वर्जन है। काय का? पी रोम का। ईपी रोम क्या है? पी रोम का अपडेट वर्जन है।
तो इसमें क्या हुआ कि इसमें डाटा को हम मिटा सकते हैं, लेकिन कंडीशन हो गई अल्ट्रावायलेट रेस के द्वारा। अब हम बात करते हैं डबल EEPROM की। तो डबल EEPROM की बात करूं तो मैं इसमें केवल इस ई का मतलब होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब क्या हुआ कि ये बहुत कॉस्टली होता था, अल्ट्रावायलेट रेस के द्वारा अगर हम डाटा को मिटाते हैं तो ये भी हमें बहुत कॉस्टली होता था। तो इसके लिए क्या किया, हमने इसको और अपडेट किया, और अपडेट करने के बाद हमने इसका एक और वर्जन निकाला, जिसको हमने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी डबल EEPROM। तो ये भी डाटा को मिटाता था, क्योंकि इसमें भी इरेजेबल दिया हुआ है, तो मिटाने योग्य तो है ही, लेकिन यहाँ पे भी कंडीशन अप्लाई हो गई कि ये जो डाटा रहेगा वो काय के द्वारा मिटाया जाएगा, इलेक्ट्रिक के द्वारा। इसके द्वारा काय के द्वारा हम डाटा को मिटा सकते हैं, इलेक्ट्रिक के द्वारा। तो इलेक्ट्रिक के द्वारा हम यहाँ पे डाटा को मिटा सकते हैं। तो ये क्या हुआ, इसकी अपेक्षा कॉस्टली नहीं रहा। तो ये EEPROM का अपडेट फॉर्म EEPROM, जिसमें हमने अल्ट्रावायलेट रेस के द्वारा डाटा को मिटाया है, और डबल EEPROM, इसमें हमने डाटा को मिटाया काय के द्वारा, इलेक्ट्रिक यानी लाइट के द्वारा। क्लियर। तो ये होता है आपका प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में हमने ये देखा था केवल रोम के बारे में। तो